भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। रस, भाव, अर्थ और दर्शन से पूर्ण भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ अलग है। ये संस्कृति उस ज्ञान परंपरा की वाहक है जो शुभ विचारों को सहज ही अपने अंदर समाहित कर लेती है। परंपराओं, धरोहरों, त्योहारों और अनगिनत रंगों से भरा हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। इसी सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने का एक खास प्रयास है हमारा ये शो संस्कृति संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस एपिसोड की झलकियां। दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारतीय भाषा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। और कुटिल सौ प्रीति न कीजिए, मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना। More than 2,800 poems in Tamil. सोमनाथपुरा, जो कि भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य कर्नाटक में स्थित है। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि बीते हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की साप्ताहिक सुर्खियों पर। नई दिल्ली में भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारतीय भाषा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राजभाषा अनुभाग और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली और एनसीआर के 309 विद्यालयों के 7,152 मेधावी छात्रों को भाषा दूत सम्मान, 307 छात्रों को भाषा रत्न सम्मान और 9 भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, गुजराती, सिंधी और उर्दू के 853 शिक्षकों को भाषा गौरव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक और राजभाषा अनुभाग के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार उपस्थित रहे। जिस क्षण आप भाषा का प्रयोग करते हैं उस क्षण आपके पूरे व्यक्तित्व की, आपकी शिक्षा की पहचान हो जाती है। और सिर्फ वो पहचान आपकी नहीं होती, वो पहचान आपके साथ आपके परिवार की, आपके माता पिता की और आपके शिक्षकों की भी होती है, क्योंकि उन्होंने ही आपको भाषा सीखने समझने की प्रेरणा दी होती है। इसलिए आपके पूरे व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके संस्कारों में इन सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये आयोजन हमने उस समय भी किया था जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रांगण में जब दिल्ली के अंदर तालाबंदी शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम को किया था और आप सब लोगों ने पूरे जोश के साथ उसमें हिस्सेदारी की थी। उसमें 6,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। आजकल तो संवाद क्या है, व्हाट्सएप है, सिग्नेचर्स हैं, इमोजीज हैं, वो भी एक भाषा के रूप में है, आ रहे हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये सब जब मैं
स्कूल में था, कॉलेज में था, तो ये सब की जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन अब लोग इमोजी का यूज़ करते हैं, वो भी बताते हैं कि ये है भाषा है। थम्स अप करते हैं, ये भी एक आपको कॉन्ग्रेचुलेसन मिलता है। तो इन सारे जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, जो संवाद में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये नए नए प्रयोग हैं। हो सकता है आपके टाइम में कुछ नए प्रयोग आएंगे। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक कर्नल आकाश पाटिल भी मौजूद रहे। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए यहाँ पे कठोर अनुसंधान और प्रामाणिक अनुसंधान करने का ये मेरा एक चार्टर है। इस हेडिंग के नीचे जो साहब ने आपको बताया, मैं सभी से जुड़ना चाहता हूँ। और जब सर ने बताया कि 300 से ज़्यादा स्कूल्स यहाँ पर आएंगे, तो हमने बोला कि DAIC शुड बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, अनिल जोशी ने भी इस समारोह की गरिमा बढ़ाई। भाषा का जन्म जो होता है वो संवाद की इच्छा से होता है। यदि आदमी अकेला ही रहा होता तो उसे न भाषा की जरूरत थी और न उसे संस्कृति की जरूरत थी। भाषा की जरूरत इसलिए है कि आदमी सामाजिक प्राणी है, बिना संवाद के रह नहीं सकता। भारत की जो संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो, वो सुरंग के मुहाने पर है, पर वह आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ भविष्य। राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम भारतीय भाषाओं की विविधता, समृद्धि और गौरव का प्रतीक रहा। वाराणसी में स्मृति व्याख्यान पंचम पुष्प के अंतर्गत प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य की पुण्य स्मृति के अवसर पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसका विषय था सत्य एवं समता, नाट्य की फलश्रुति। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र और अध्यक्ष के रूप में BHU के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा मौजूद रहे। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशिष्ट स्थान है। वाद्य यंत्रों में एक अनूठा वाद्य यंत्र है घटम। घट का अर्थ होता है घड़ा। घटम यानी कि घड़े की तरह एक वाद्य। इसका उपयोग तबले की तरह किया जाता है। ये एक ताल वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग खास तौर पर कर्नाटक संगीत में किया जाता है। घटम न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है पद्म भूषण से सम्मानित थेटाकुडी हरिहर विनायक राम को, जिन्हें विक्कू विनायक राम के नाम से भी जाना जाता है। वो घटम के पर्याय हैं, इसीलिए उन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है। विक्कू विनायक राम घटम को हवा में उछालकर बिना लय टूटे बहुत अद्भुत ढंग से बजाते हैं। उनका ये बेमिसाल अंदाज दर्शकों को रोमांचित कर देता है और उनकी उंगलियों की जादूगरी संगीत प्रेमियों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाती है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध घटम वादक पद्म भूषण थेटाकुडी हरिहर विनायक राम की आकर्षक प्रस्तुति।
ha digi gigi naga tum takita takita taka digi gigi naga tum takita takita ta digi kita tung takita takita ta dikita tum takita takita ta dikita takita takita ta takita tum Subramanyaya Swaminatha Chandrasekharendiraaya Pada Namaste 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 Subramanyaya Swaminatha Chandrasekharendiraaya Pada Namaste 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 Subramanyaya Swaminatha Chandrasekharendiraaya Pada Namaste 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 यकीनन घटम की थापों ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया होगा। बहरहाल अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां बात होती है फिल्मों की। सिनेमा एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया भर के लोग समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। फिल्में हमारी संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के सामने लाने का एक माध्यम है। भारत में अनेक लोक नाट्य शैलियां प्रचलित हैं। ये नाट्य शैलियां समाज और संस्कृति का जीवंत रूप हैं, जो अपनी परंपरागत कथाओं, संगीत, नृत्य और संवादों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करती हैं। विभिन्न राज्यों और भाषाओं में विकसित ये शैलियां स्थानीय जनजीवन, आस्थाओं और मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं। इन्हीं लोक नाट्य शैलियों में से एक प्रसिद्ध शैली है तमाशा। गोपी भट्ट राजस्थान की लोक कलाओं में चर्चित एक ऐसे अद्भुत चरित्र थे जो तमाशे के लिए बेहद लोकप्रिय हुए। उनके तमाशे और किस्से न सिर्फ मनोरंजक होते थे, बल्कि उनमें तीक्ष्ण व्यंग के साथ साथ समाज के लिए गहरी सीख भी छिपी होती थी। तो आज सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में देखिए गोपी भट्ट की कला पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोपी भट्ट का तमाशा। घर नारी को मेल जनानी हीर आँख जनाने कानी तो सुन मैनावती दे कान बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। वो कैसे गुरु? वो ऐसे कि मूर्ख सो विनती न कीजिए और कुटिल सो प्रीति न कीजिए। मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना, कामी को हरि कथा न कहना, क्रोधी को क्षमता न देना। ये हैं राजस्थान के प्राचीन गौरव और वैभव के कुछ प्रतीक। यहाँ की वास्तुकला की एक अनोखी पहचान। नीले आकाश को चूमने वाली अट्टालिकाएं आज भी हर किसी के लिए एक विशेष आकर्षण बनी हुई हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के महल ही यहाँ के अकेले आकर्षण नहीं है। यहाँ की छोटी छोटी गलियों में अनेक बड़े बड़े कलाकार वास करते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक हैं गोपी चंद भट्ट। आप राजस्थान की तमाशा शैली में सबसे अधिक पारंगत हैं। भट्ट परिवार की गायकी के एकमात्र प्रतिनिधि गोपी जी का कंठ निहायत सुरीला और मीठा है। साथ ही आप शास्त्रीय गायन की शुद्ध परंपरा के अनुयायी हैं। और वो शास्त्रीय संगीत के अनुसार ही चलता है। यही इसकी खूबसूरती है कि इसमें शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया गया है। तो आपके जो इसके प्रवर्तक रहे, जैसे बंशीधर जी तो स्वयं अच्छे गायक थे, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र ब्रजगोपाल जी या उनके भी बाद फूल जी और मन्नू जी, तो ये भी क्या शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे? शास्त्रीय संगीत में पारंगत, जिसमें मेरे पिता श्री फूल जी ने तो बहुत ही अच्छी ख्याति प्राप्त की। वो तो देश विदेशों में नाम पाया। मेरा संगीत का बचपन से ही लगाव रहा है। मैं यानी 10 साल का था, 10 साल का क्या, 10 से भी पहले 8 साल का ही समझो आप मुझे, जब से ही मैं इस तमाशे में, जो पिताजी का देहांत
6 साल की अवस्था में हो गया था। तो मुझे छोटे से कोई चाचा ने कि इसको शौक लगे, तो मुझे शौक वैसे बचपन से ही था। स्वर ज्ञान मुझे पिताजी ने कराया। सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी दया से, एक पद जो है, कोई भी पद आप मुझे दीजिए, मैं उस पद को हर राग में, हर ताल में आपको प्रस्तुत करके बताऊंगा। मुझे तमाशों की तो काफियों की रचना की, लेकिन मेरे पास सुरक्षित 3 ही तमाशे हैं। एक तो गोपीचंद का, एक जोगी जोगन का और एक रांझा हीर का, और ये तीनों ही मैं करता आ रहा हूँ। ये जदा मुकुट सिर सुर सरि राजे, जदा मुकुट सिर सुर सरि राजे, लोचन अरुण सुहाए रे, तुम रम रे काहे निहाए, हरे नीलकंठ बागंबर ओढ़े, नीलकंठ बागंबर ओढ़े। आदाब है आदाब। अच्छा यार तेरी बनी रहे नेक हवा और आब, आदाब है आदाब। राजा जो है जो शासक बनेगा उसकी भी प्रसन्नता की मांग कर रहे थे। सत्य फेरो सत्य वाचा फेरो, हमारी जनता जनार्दन का भला भी कर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की तरफ, जिसमें हम आपको किसी एक जानी मानी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर रामचंद्रन नागस्वामी। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नागस्वामी भारतीय पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने अपने काम से तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी किताबों और लेखों की चर्चा दुनिया भर में होती है। IGNCA के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अपने अनुभव के माध्यम से कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया और संस्थान के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। तो आज हमारे इस खास सेगमेंट में प्रस्तुत है डॉक्टर रामचंद्रन नागस्वामी से हुई बातचीत के कुछ अंश। Like to ask you, sir, to say something very specific and enlightening about the relationship between Sanskrit and ancient or classical Tamil. The Tamil is the most ancient classical language of India. Right, sir. And Tamil means sweet, beautiful. So, from the very beginning of historical period, we have beautiful poetry that goes back to 1st century BC to 2nd century AD, and we have a large collection of poems, more than 2,800 poems in Tamil from that period onwards, which we call historical period. From the very beginning, we see that there is no difference in outlook or cultural output in these poems. They are always with the one Indian concept, one culture, which is reflected in this collection of 2,800. The language has developed and it has imbibed the incoming Sanskrit tradition continuously for the past 2,000 years. In the earliest period, as I told you, out of 2,800 poems, we have two parts. One part is called the Aham poetry. The other part is called Puram poetry. Aham means what is
known in Sanskrit parlance Sringara, and Puram means external activity. Now it can be compared to what we call Kama. Aham means Kama, Sringara, and Puram represents Dharma and Artha. These are called Aram and Parul, Dharma and Artha. So these are the two Purusharthas. Yeah, Purusharthas. So that itself shows Dharma, Artha and Kama. Kama is the Aham poems. Yes, Sringara. Sringara. Out of 2,800 poems, 2,300 poems represent Aham poems. The other nearly 500 poems, they speak about the Dharma and Artha of the ruling kings, the people, the musicians, the dancers, and other aspects in the Puram collection. From the very beginning, we are one. From other parts of India, they are not separated in any way. And then it also refers to Nal Veda, 4 Vedas, and Veda Neri, that is Veda Marga. That's also mentioned in that first poem itself. Aryavarta, where lot of yagas are performed, Vedic sacrifices are performed, and the black bug used to roam about freely, and this particular thing is mentioned in this first Tamil poem, where the black bug are said to come and sleep by the side of the Vedic sacrifices performed by the Brahmanas. तो अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के आखिरी हिस्से, मेरा गांव मेरी धरोहर में। इस खास सेगमेंट में हम आपको भारत के किसी विशिष्ट गांव की अनूठी लोक कला और वहां की परंपरा के साथ परिचित करवाते हैं, जो उसकी खास पहचान को दर्शाती है। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य सभी गांव की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित रखा जा सके। तो आज हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के गांव सोमनाथपुरा में। सोमनाथपुरा, जो कि भारत के बहुत ही खूबसूरत राज्य कर्नाटक में स्थित है। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर स्कूल भी है। सरकारी और निजी अस्पताल भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ के लोग अलग अलग रोजगार पर निर्भर हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। यहाँ का चिन्ना केशव मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 1268 में राजा नरसिम्हा तृतीय के जनरल सोमनाथ द्वारा किया गया था। ये मंदिर हौसला वास्तुकला के 3 सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुतियों के रूप में जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ये मंदिर चारों तरफ हरियाली और शांति से भरा हुआ है। सोमनाथपुरा की स्थानीय भाषा कन्नड़ है। इस मंदिर के अलावा आप मैसूर भी जा सकते हैं। मैसूर में पौराणिक और पर्यटन स्थल मौजूद है, जैसे कि मैसूर पैलेस। ताजमहल के बाद मैसूर पैलेस ही एक ऐसा स्थान है जहां देश विदेश के लोग आते हैं। इसी के साथ आप चामुंडेश्वरी मंदिर, त्रिनेश्वर स्वामी मंदिर, जगन मोहन महल, वृंदावन गार्डन, सेंट फिलोमिना चर्च, मैसूर चिड़ियाघर जैसे बहुत से स्थान पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ आने का विचार करते हैं तो यहाँ मॉनसून के बाद का समय और सर्दियों का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। तो ये है गांव सोमनाथपुरा।
तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस खास प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विराट और विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।